Good morning students. Today I will start our first chapter in geography. Our topic is environment. आज हम environment के बारे में बात करेंगे कि environment क्या होता है। तो environment को समझने के लिए एक हम छोटी सी कहानी दी हुई है जिसमें एक अगम नाम की लड़की है, वो अपने फादर के साथ घूम रही है एक पार्क में, ठीक है ना। तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है जो छोटी सी स्टोरी के रूप में मैं आपको समझाऊंगी। A little girl Agam was in a park with her father. एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है अगम, वो अपने फादर के साथ एक पार्क में है। She was enjoying an ice cream in the disposal cup. वो डिस्पोजल कप में आइसक्रीम को एंजॉय कर रही है। After finishing the threw away the cup there itself. जब आइसक्रीम खत्म हो जाती है तो वो क्या करती है, अपने जो कप होता है उसको वहीं पर फेंक देती है। फादर डियर पिक अप द कप एंड थ्रू इट इन द डस्टबिन। जो उसके फादर हैं अगम के, वो कहते हैं कि बेटा इस कप को उठाओ और डस्टबिन में डालो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, और हमेशा याद रखो, वी मस्ट टेक केयर अवर इन्वायरमेंट, कि हमें हमेशा अपने इन्वायरमेंट की को सावधानीपूर्वक उसकी क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। इन अ पजल लुक अगम लुक एट हर फादर एंड देन एवरीवेयर एल्स। एक हैरान नज़र में वो अपने पिता को देखती है और प्रत्येक स्थान को देखना शुरू कर देती है। फादर अगम व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। जो अगम के फादर है वो अगम से पूछ रहे हैं कि तुम क्या देख रही हो। अगम, पापा आई एम लुकिंग फॉर द इन्वायरमेंट। अगम है वो कह रही है कि पापा मैं इन्वायरमेंट को देख रही हूँ। आई कैन नॉट सी, मैं इसे नहीं देख सकती। वेयर इज द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कहाँ है। फादर आस्क्ड हर टू अकम्पनी मी। फादर जो है उसे साथ देने को कहते हैं। दे वॉक हैंड इन हैंड फीलिंग द ब्रीज ऑन देयर फेस। वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके अपने चेहरे पर ठंडी हवा को महसूस करते हुए चलते हैं। फादर टोल्ड अगम, फादर जो है उसके अगम के पिता जो है वो अगम से कहते हैं दैट इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द होल स्काई, द ओशियन, माउंटेन, सेटलमेंट ऑल द अराउंड द वर्ल्ड। अगम से उसके जो फादर हैं वो कहते हैं कि संसार में जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपकी ओशियंस है, माउंटेन है, स्काई है, ठीक है ना, और क्या है, संसार में जो भी हमारी चारों तरफ है वो सब क्या है, इन्वायरमेंट कहलाता है। ही सेड, उन्होंने कहा इन्वायरमेंट इज द प्रीशियस बिकॉज इट सस्टेन्स लाइफ। उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट एक बहुमूल्य, ठीक है ना, एक मतलब बहुत ही बहुमूल्य है। क्यों? क्योंकि यह जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। बोथ ऑफ देम फाउंड अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड सेट डाउन टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग्स। दोनों क्या करते हैं, एक छोटा बहुत सुंदर से स्थान ढूंढ करके वहाँ पर बैठ जाते हैं और अपने सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करने लगते हैं। अगम कहती है पापा इन्वायरमेंट सीम ह्यूज, कि पापा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही विशाल है, ठीक है। अब देखिए इसमें लेट्स फाइंड आउट में ये आपको एक पिक्चर दी जा रही है, ठीक है ना। इसी पिक्चर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस पिक्चर में आप ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ठीक है ना, यहाँ पर पृथ्वी का एक बहुत ही सुंदर दृश्य है, यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग। इन विच स्पेयर ऑफ द अर्थ कैन यू फाइंड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस विथ कूल ब्रीज वाटर ट्रीज एंड स्काई। वो कौन सा स्थान है, वो है बायोस्फीयर। मतलब कि पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर ही ऐसा स्फीयर है जहाँ पर आपको सारे डोमेन्स आकर के एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और वो रहने के योग्य बन जाता है, ठीक है। इज आवर इन्वायरमेंट द मिक्सचर ऑफ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स और नॉट। क्या जो हमारा इन्वायरमेंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से बना हुआ है। तो यस, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। तो जी हाँ, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो किसका मिक्सचर है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कंपोनेंट क्या है, पहला है नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। देखो नेचुरल क्या चीज़ हमारी प्रकृति है, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, लैंड आती है, एयर आती है, वाटर आती है और लिविंग थिंग्स। ये किसके अंतर्गत आती है, नेचुरल थिंग्स के अंतर्गत आती है। ह्यूमन मेड क्या होती है, जो ह्यूमन अपने आप से कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, उसका निर्माण करता है। तो वो
क्या चीज़ें निर्माण करता है? बिल्डिंग्स को बनाता है, इंडस्ट्रीज को बनाता है, मोन्यूमेंट्स को बनाता है, पार्क्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है और रोड्स बनाता है। ये सारी चीज़ें मानव द्वारा निर्मित है। अगला है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? इंडिविजुअल, एक तो वो स्वयं में अपने आप में तो एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। फैमिली जो ह्यूमन्स है, तो ह्यूमन क्या बनाता है? अपनी फैमिली भी ह्यूमन से तो बनाता है, सोसाइटी बनाता है, एजुकेशन, रिलीजन, ठीक है ना, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। अगला है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है। इस नेचुरल एनवायरनमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर फर्स्ट इन ज्योग्राफी। हमारा आज का टॉपिक है इन्वायरमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट क्या है। छोटी सी कहानी के थ्रू हमने बताया था कि इन्वायरमेंट क्या है, कि इन्वायरमेंट मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग है, संसार में जो भी चीज़ें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? हमारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है। कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स है, अवयव है, वो क्या थे? होते नेचुरल थे, जो कि हमको प्रकृति के रूप से मिले हैं। दूसरा है ह्यूमन मेड, जो आदमियों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए हैं, और ह्यूमन्स इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ये हमने पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट की। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अवर नेचुरल इन्वायरमेंट आर लैंड, वाटर, एयर एंड लाइफ। जो अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के, वो है लैंड, वाटर, एयर और लाइफ। ये हमारे 4 डोमेन्स हैं, ठीक है। देयर आल्सो कॉल्ड द 4 डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। ये हमारे पृथ्वी के 4 डोमेन्स भी कहलाते हैं। The natural environment that we see around us can be classified into 4 domains which interact with it. जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, यूज कैन बी क्लासीफाइड, उनका हम अपने प्रयोग के आधार पर उनको क्लासीफाइड कर सकते हैं इंटू 4 डोमेन्स, ठीक है ना। 4 अवयव है, उसको हम क्या कर सकते हैं? स्थानों में उसको हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। विच इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जो एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, आकर्षित करते हैं। तो वो जो 4 डोमेन्स है वो कौन कौन से? लिथोस्फीयर, पहला है आपका लिथोस्फीयर, मतलब द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है ना, जहाँ जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को ही तो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो क्या है? वो है लिथोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या है? हाइड्रोस्फीयर, ठीक है ना। हाइड्रोस्फीयर मतलब कि जलमंडल, ठीक है ना। जलमंडल के अंतर्गत क्या आती है? जो भी आपकी अर्थ पर जितने भी प्रकार की जल राशियाँ पाई जाती हैं, वो आपके हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आती हैं। अगला है एटमॉस्फेयर, द एयर अराउंड अस। हमारे चारों ओर एक आवरण है, हवा का एक आवरण है, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। फिर बायोस्फीयर, बायोस्फीयर द लिविंग वर्ल्ड, इसको लिविंग वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखिए ये जो आपका लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीज़ें किसके एक जब तीनों ही चीज़ें इस पर पाई जाती हैं, ठीक है ना। बायोस्फीयर पर तीनों इंटरेक्ट होती हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं, जहाँ पर लिविंग, जिसको हम लिविंग वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा लिथोस्फीयर को थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। जो आपकी लिथोस्फीयर है वो पृथ्वी की ऊपरी परत है। कंसिस्ट ऑफ द रॉक मटेरियल एंड द सॉइल। ये किससे बनी हुई है? रॉक से और मटेरियल से, और मतलब मिट्टी से। इट इंक्लूड्स द कॉन्टिनेंट एज वेल एज द ओशियन बेसिन्स, ठीक है ना। ये इसमें और भी चीज़ें जो इंक्लूड है, वो कौन क्या क्या चीज़ें? महाद्वीप हैं, ठीक है ना, साथ ही साथ समुद्र हैं और घाटियाँ हैं, ठीक है। वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आर फाउंड ऑन द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? मतलब विभिन्न प्रकार की जो है वो भू-आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि माउंटेन है, ठीक है, प्लेट्यू है, ठीक है, एंड प्लेस और मैदान, इस प्रकार की भी चीज़ें लिथोस्फीयर पर पाई जाती हैं। अब अगला है आपका हाइड्रोस्फीयर, ठीक है ना, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? जलमंडल के नाम से जानते हैं। संसार में जितनी भी जल राशियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हाइड्रोस्फीयर कहलाती हैं। द हाइड्रोस्फीयर और द डोमेन्स ऑफ द वाटर कंसिस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज सच एज ओशियन, सीज, रिवर एंड लेक्स। देखिए हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वो है सारी वाटर बॉडीज, ठीक है ना, सारी जल राशियाँ, जैसे कि ओशियन है, सीज है, रिवर है और लेक है, ठीक है। अब अगला आपका आता है एटमॉस्फेयर। तीसरा डोमेन है वो कौन सा है? एटमॉस्फेयर। तो द इन्वलप ऑफ द एयर विच सराउंड्स द
अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एक आवरण है, हवा का एक आवरण है जो कि हमारे चारों ओर पाया जाता है, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इट इज मिक्सचर ऑफ द वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड द वेरियस गैसेस। ये कई गैसों का मिक्सचर है, ठीक है ना, जैसे वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है और अलग अलग गैसों का मिक्सचर है, ठीक है। द वेरियस एटमॉस्फेयर कंडीशन लाइक सनशाइन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड द प्रेशर मेक अप द वेदर ऑफ अ प्लेस। देखिए किसी भी स्थान का जो मौसम है वो किससे बनता है, वो वहाँ की सनशाइन है, ह्यूमिडिटी है, कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, जो वायु में जो पानी पाया जाता है, तो उससे जो वायु में आर्द्रता आ जाती है, जो नमी आ जाती है, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर, दबाव मेक अप द वेदर ऑफ अ प्लेस, वो किसी भी स्थान के मौसम को बनाता है। द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज। बहुत सी जो गैसें हैं वो अलग अलग तरीके से हम अपने जीवन में उनका प्रयोग करते हैं। जैसे नाइट्रोजन हेल्प इन द मेंटेनिंग द फर्टाइल ऑफ द सॉइल। जो नाइट्रोजन गैस है वो भूमि की जो मिट्टी है उसकी उर्वरता को बढ़ाती है। ऑक्सीजन इज द गैस दैट लिविंग बींग्स यूज फॉर द रिस्पिरेशन। देखिए, और जो ऑक्सीजन है उसका प्रयोग ह्यूमन बींग्स करते हैं, किसके लिए, सांस लेने के लिए, ठीक है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय द प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका प्रयोग पौधे करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, किसकी उपस्थिति में, जो सूर्य की रोशनी है उसकी उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाने का काम करते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इट इज आल्सो ऑब्जर्व द हीट रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस एंड कीप इट द अर्थ फॉर्म्स। और ये क्या करते हैं, जो हीट को ऑब्जर्व करते हैं और क्या करते हैं, पृथ्वी को हीट करने का काम करते हैं। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। और जो ओजोन लेयर होती है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे बचाता है, ठीक है ना। जो ओजोन लेयर है वो उनसे बचाता है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस। जो वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस करता है प्रेसिपिटेशन आफ्टर कंडेंसेशन, मतलब संघनन के बाद वर्षण में चेंज करता है। किस प्रकार से, वो जो प्रेसिपिटेशन है ये एक प्रकार की क्या कि बारिश होती है, ठीक है ना। ये बारिश का ही रूप है जो कि ओले के रूप में गिरता है या फिर किसके रूप में गिरता है, जो स्नो होती है उसके रूप में गिरता है, मतलब वो भी बरसात का ही एक रूप है। बायोस्फीयर, देखिए लास्ट है आपका बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है वो भी देख लीजिए। द नैरो जोन, ये एक नैरो जोन होता है वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। देखिए जो नैरो जोन है जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों जितने भी स्फीयर हैं ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है ना, ये कहलाते हैं बायोस्फीयर। देखिए बायोस्फीयर का आपको ये पिक्चर भी दिया गया है। सबसे ऊपर देखिए क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, ये क्या है बायोस्फीयर के तीनों डोमेन्स तुमको दिए गए हैं। सब कांटेक्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रही है, देखिए एक पिक्चर के द्वारा बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें एक कांटेक्ट में आ रही हैं, तभी ये क्या बना है, बायोस्फीयर बना है, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं यहाँ पर क्या करती हैं, वो रहती हैं। अब नेक्स्ट है आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका वीडियो हम आपको नेक्स्ट टर्म में देंगे। ओके क्लास, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर फर्स्ट। आवर टॉपिक इज इन्वायरमेंट। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, उसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंट को पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट में हम लोगों ने नेचुरल इन्वायरमेंट को पढ़ा, ठीक। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट आल्सो अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। जो ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है वो भी इन्वायरमेंट का ही एक भाग होता है। द ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद द नेचुरल इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट लगातार नेचुरल इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में रहता है। अर्ली ह्यूमन्स लिव इन द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द अडॉप्टेड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। अर्ली ह्यूमन्स जो आदि मानव थे वो नेचुरल के बहुत करीब रहते थे, ठीक है। वो नेचर के क्या करते थे, बहुत ही करीब रहते थे और उनको जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते थे, ठीक है ना, उनको प्राप्त कर लेते थे। विद द पासेस ऑफ टाइम, जैसे समय बीता,
the requirement of the human beings increased, and in order to fulfill their needs, humans have modified their natural environment through various activities. जैसे समय बीता, मानव की अपनी बहुत सी ज़रूरतें, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उन्होंने जो नेचुरल इन्वायरमेंट था उसको परिवर्तित करना शुरू कर दिया अपनी एक्टिविटी के द्वारा। और वो कौन कौन सी एक्टिविटी थी? वो थी फार्मिंग, ग्रेजिंग, माइनिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हैव चेंज आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। ये एक्टिविटी के द्वारा जो आपको भी मैंने बताया कि फार्मिंग, ग्रेजिंग, ठीक है ना, माइनिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन, ये सब ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटी है ह्यूमन के द्वारा जिसकी वजह से जो नेचुरल इन्वायरमेंट था उसमें बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। दिस हैज रिजल्टेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि संतुलन बाधित हो गया। भाई अगर आप नेचर से छेड़छाड़ करेंगे तो उसका परिणाम आपको ही देखना पड़ेगा। डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट हैज प्राइमरली हैपेंड ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस। पर्यावरण का क्षरण मुख्य रूप से मानवीय हस्तक्षेप के कारण हुआ है। अगला पॉइंट है आपका इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकीकरण तंत्र। The human beings, plants and animals have distinct zones as per their natural needs in the biosphere for their survival. मनुष्य, पौधे, जानवर, ठीक है ना, उनके सजीव मतलब उनको जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो उनके अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। मैं मानव कहाँ रहेगा? यहाँ पर नेचर होगा, ठीक है ना। जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। इसी प्रकार से जिसको जहाँ वो रह सकते हैं वो उनके क्षेत्र अपने अलग अलग होते हैं। इस इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइज्म एमंग ईच अदर एंड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे हैव। प्रत्येक पारिस्थितिकीकरण एक दूसरे के बीच रहने वाले जीवों और उन भौतिक वातावरण के साथ आकर्षित करते हैं जिनमें वे रहते हैं। The transfer of the energy and matter links the abiotic and the biotic component in an ecosystem. ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण एक पारिस्थितिक तंत्र में अजीवित और जीवित घटकों को जोड़ना है। भाई आपके जो इन्वायरमेंट में बायोटिक भी है और अबायोटिक भी है, सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं, ठीक है ना। और कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, मतलब सभी सजीव और निर्जीव सबसे मिल करके ही हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बना है। अगला है आपका पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं सतत विकास। इन ऑर्डर दैट आवर फ्यूचर जनरेशन सर्वाइवल एंड द थ्रीव इन दिस वर्ल्ड वी नीड टू ब्रिंग अबाउट द हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द नेचुरल एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए इसका मीनिंग क्या है? इट मीनिंग्स फुलफिल आवर प्रेजेंट नीड्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सतत विकास वह होता है, वह स्थायी विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए, ठीक है ना, अपनी क्षमताओं के अनुसार बिना किसी परिवर्तन के वर्तमान पीढ़ी आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। मतलब कि जितनी आवश्यकता उसकी वो केवल उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करें, बाकी आने वाले भविष्य में जो नई पीढ़ियाँ आने वाली हैं उनके लिए भी चीज़ों को छोड़ दें। मतलब कि जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो एक निश्चित समय तक ही रहती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि सतत विकास तभी हो सकता है कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ों का प्रयोग कीजिए, बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप जो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आज आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।